लेकिन जैसा कि आपको पता है नेक्स्ट जो जनवरी से हमारे जो एग्ज़ाम है स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब जो ये अपने पास दिसंबर वाला महीना है जिसमें लगभग हमारे पास जितने भी दिन हैं उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे जो कंप्लीट यूनिट्स हैं 10 यूनिट्स हैं हम उनका रिवाइज करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे जो बाकी के यूनिट्स हैं उनका सिलेबस हुआ नहीं हमारे पास से, है ना। तो हम क्या करेंगे एक तरीके से एज ए क्रैश कोर्स की तरह हम एवरीडे प्रत्येक यूनिट का इम्पोर्टेंट जो मोस्ट टॉपिक है उनको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आज से जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसकी जो मोस्ट टॉपिक है, ठीक है। अब हम हमारा जो प्लान है वो इस तरीके से रहेगा कि जैसे हमारे पास 10 यूनिट है, हम 2 दिन में जैसे एक यूनिट के मोस्ट टॉपिक्स हैं उनको एवरीडे 2 दिन में हम एक यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फर्स्ट यूनिट। तो आज और कल में हम हमारे जो फर्स्ट यूनिट है उसकी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम रिवाइज करेंगे, ओके। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम कोई? हाँ जी। अब देखो 4 दिन में जैसे हमारे 2 यूनिट लगभग अच्छे से हमने डिटेल वाइज कंप्लीट कर ली थी, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके से। हम उनको एक फास्ट तरीके से हम उनका रिवाइज करेंगे, ओके। लेकिन इसके बाद में देखो 3rd 4th 5th जितने भी यूनिट्स हैं उनमें भी हम उनके जो मोस्ट टॉपिक रहेंगे जितने भी जिनसे अधिकतर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लेके आएंगे। और जैसे 3rd यूनिट है उसको भी हम 2 दिन में कम्प्लीटली कराने की कोशिश करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करें हम। देखो समय कम है आपको भी पता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि या तो हम डिटेल से लेके देखें। अब अगर हम डिटेल से स्टार्ट करेंगे तो आप बताओ कि डिटेल से हम देखेंगे तो वो हो नहीं पाएगा, लेकिन हम फास्ट रिवीजन के तरीके से हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अभी हम मेन टॉपिक को लेके आएंगे, ठीक है। हाँ जी रितिका जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। देखो एक सेकेंड, इसमें भी क्या मिस्टेक हो रही है? देखो जैसा कि हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें एक सेकेंड इसको भी, हाँ हम देखते हैं देखो क्या होता है। देखो विभाजन की बात करें तो एक सेकेंड हम सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है यार। देखो हमारा जो यूनिट है फर्स्ट उसके अंदर देखो जो हमारा सिलेबस है उसमें जैसा कि आप सबको पता है कि ऐतिहासिक काल आता है, प्राग ऐतिहासिक जिसे हम बोलते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में तीनों पार्ट जैसे हम उनको डिवाइड करते हैं तो जैसे देखो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब हम जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल जो है उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आद्य ऐतिहासिक काल उसके बाद वाला पार्ट होता है और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो होता है हमारा उसमें कोई क्लियर प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। आपको पता है कि ऐतिहासिक काल वो है जिसके हमें हर तरीके के साक्ष्य हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास लिखित सामग्री भी है और एक तरीके से जैसे जिनसे रिलेटेड हमें बहुत सी सारे लिखित, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। अब देखो हम प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात पाषाण काल, जिसको पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखो जो पाषाण काल होता है आप सबको पता है कि वो एक ऐसा काल होता है जिसमें हमें किसी प्रकार के लिखित साक्ष्य मौजूद प्राप्त नहीं होते, क्योंकि लिखित साक्ष्य कैसे प्राप्त होंगे, वहाँ पे मानव को ना लिपि का ज्ञान था, इस पे यहाँ तक कि वो ओनली एक जंगल में एक आदि मानव की तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत करता था, ठीक है।
आज इसमें भी परेशानी हो रही है। तो उसमें देखो, इसके बाद में हम बात करें कि जो पूरा प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल का नाम भी दिया जाता है। उस पाषाण काल को 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम होने की वजह से उसको भी अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। तो उसका जो पहला पार्ट होता है, देखो इसकी जो PDF है कंप्लीट वो आप सबके पास है, अभी हम ओनली क्विक रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो उसका जो पहला भाग अगर हम देखें तो वो होता है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, पूर्व प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसको भी आगे जाके 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ये आपके पास PDF अवेलेबल है, ओके। तो देखो इसमें हम सबसे पहले डायरेक्ट हम अगर विशेषताओं की बात करें इसमें पूरा पाषाण काल की, ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर 2 भाग होते हैं, एक तो पूरा पाषाण काल है ना, ये रहा इस तरीके से, ठीक है। तो एक तो होता है निम्न पुरा पाषाण काल, एक मध्य पुरा पाषाण काल और एक उच्च पुरा पाषाण काल। ये तीनों पार्ट किसके हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के जो 3 भाग डिवाइड किए गए हैं उनमें जो फर्स्ट पार्ट है उसके ये भाग है। आपको ये इसका जो टाइम है एक तरीके से देख लेना एक बार आप, ठीक है। ये इस तरीके से निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, ये इसके प्राग ऐतिहासिक काल के 3 भाग जो डिवाइड किए गए हैं उनमें जो फर्स्ट पार्ट है उसके 3 भागों में ये डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखो आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड है ना, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, उसमें देखना आप, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल रिसेंड कर देंगे आपको। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट प्राग ऐतिहासिक काल में जो उसके डिवाइडेशन किया गया है उसमें देखो हमारा जो सिलेबस है उसमें बाकी एक्स्ट्रा जो पहले के पार्ट है उनके अलावा सबसे ज़्यादा मोस्ट जो दिया गया है वो नवपाषाण दिया गया है, ठीक है। नवपाषाण काल को हमारे पास, ये इतना लेट कैसे काम कर रहा है, कोई बात नहीं है। थर्ड पार्ट जो है नवपाषाण काल, इसको स्पेशली अलग से मेंशन किया हुआ है हमारे सिलेबस में, ठीक है। आज मतलब हाँ जी, तो हम डिटेल से अगर हम रिवाइज करेंगे तो हम नवपाषाण काल पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, आपको भी नवपाषाण काल पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि नवपाषाण काल को स्पेशली हमें डीपली पढ़ना होता है। तो देखो हम नवपाषाण काल की बात करें कि इसका टाइम की बात करें 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम रहता है, ओके। इसके बाद में देखो टाइमिंग में थोड़ा मिस्टेक होता है, कोई कम ज़्यादा इस तरीके से हो ही जाता है, किसको कुछ इतिहासकार क्या लिख देते हैं, कुछ इतिहासकार के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें, नवपाषाण काल में कौन कौन सी विशेषताएं हुई थी। तो देखो सबसे पहले तो मानव स्थायी रूप से रहना सीख गया था, ओके। इसके अलावा आग से पूर्ण रूप से मानव परिचित हो गया था। इसके बाद में पहिए का आविष्कार हो गया था, कृषि प्रारंभ हो गई थी, मृत भांड, खाद्य संग्राहक भोजन इकट्ठा करने लग गया था। ये नवपाषाण काल की विशेषता है। नवपाषाण काल एक तरीके से मनुष्य के जीवन का, आदि मानव के जीवन का क्रांतिकारी काल हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एक जीवन निर्वाहन के लिए आवश्यक जितनी भी चीज़ें होती है वो लगभग सारी चीज़ों का इसमें विकास हो चुका था, ठीक है। एक जगह रहने लग गए तो छोटे मोटे झोंपड़ी टाइप, मतलब एक तरीके से उनको स्थायी बसावट वो करने लग गए थे। आग का प्रयोग सीख गए थे, पहिए का, कृषि, इन सारी चीज़ों का वो प्रयोग करना सीख गए थे, ठीक है। इसके बाद में देखो, अरे यार अब आगे क्या होता है, देखो कालावधि के अनुसार, देखो इनको आप अभी स्किप करते हैं, देखो इसको ज़्यादा देखना नहीं है। हम बात करें कि कुछ स्थलों की बात करें, देखो पाषाण कालीन अगर हम स्थलों की बात करें तो देखो सबसे पहले आपको जैसे पता ही है कि सर्वप्रथम पाषाण कालीन जो स्थल मिलते हैं हमें वो कहाँ मिलते हैं। जो भी मोस्ट चीज़ें होगी हमें सिर्फ उन पे अधिकतर ध्यान रखना है। तो देखो एक हमें ये पूछा जाता है कि पाषाण कालीन सर्वप्रथम स्थल हमें कहाँ प्राप्त होते हैं। तो देखो कर्नाटक के रायचूर जिले में अगर पर्टिकुलर स्थान का नाम भी आ जाए तो लिंगसुगर नामक जो स्थान है यहाँ पर 1842 में सर्वप्रथम डॉक्टर प्राइम रोज के द्वारा पाषाण कालीन हमें
स्थल हमें प्राप्त हुए, इस स्थल से पाषाणकालीन चीजें हमें प्राप्त हुई, ठीक है। उसके अंदर क्या था, एक चाकू, एक बाणागर, इस तरीके की हमें चीजें प्राप्त होती है। स्थान हमें देखना है कि सबसे पहला स्थान जहाँ पाषाणकालीन चीजें हमें प्राप्त हुई, तो स्थल कौन सा है, कर्नाटक का, ठीक है। आगे देखें, प्राग ऐतिहासिक, देखो ये स्लाइड थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ये तीनों पार्ट थे, हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके, इन दोनों को अभी हमने नहीं देखा, हमने नवपाषाण काल की बात की थी, ठीक है। ये जो डायग्राम है आप सब इसको देख सकते हैं आराम से, पाषाण काल के को बांटा गया है 3 भागों में, ठीक है। हमने जो देखा था ये तीनों पार्ट, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण, उच्च पुरा पाषाण, पुरा पाषाण के पार्ट हैं तीनों, ठीक है। इसके बाद में मध्य पाषाण को हमने स्किप किया, हमने नवपाषाण काल की बात की थी, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि नवपाषाण काल स्पेशली मेंशन किया हुआ है हमारे सिलेबस में। अब हम बात करें, ये देखो इसका टाइम है नवपाषाण काल का, ओके। इसके अलावा इन भागों को अभी हमने हमारी अपनी जो अभी की स्लाइड है उसमें हमने देखा नहीं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपके पास बहुत अच्छे से डिटेल से आपके ऐप में अवेलेबल है, PDF भी है आपके पास में, ठीक है। अब देखो निम्न पुरा पाषाण काल के कुछ स्थल, अगर हम बात करें, देखो इन स्थलों को आप एक बार देख लेना, इसका अलग तरीके से नाम है कि क्या क्या नाम दिया गया है, इसको बेलन संस्कृति भी कहा गया है, क्यों कहा गया है, किसके नेतृत्व में, VD शर्मा के नेतृत्व में, ठीक है। ये कौन थे, यहाँ के जो कार्य करने वाले थे यहाँ के थे, ठीक है। पाषाण युग के 3 चरणों में, मतलब इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है, कौन कौन से काल में 3 चरण, वो सारे हमने देख लिए, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, चलो एक बार हम उन स्थलों को भी देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कभी हमारे ऐसे आ ही जाते हैं स्थल, है ना। देखो जो स्थलों की हमने बात की, लगभग इतने सारे इस स्थलों पर हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई थी, लेकिन देखो सबसे पहले एक हड्डी की हमें मूर्ति प्राप्त होती है, लोढ़ानाड़ा जो क्षेत्र है यहाँ से, ठीक है। ये वर्तमान समय में बात करें कहाँ रखी हुई है, कौशाम्बी संग्रहालय में रखी हुई है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियाँ जो स्थल है, यहाँ से भी हमें एक चित्रशाला प्राप्त होती है। इसके अलावा देखो नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र अर्थात दक्षिण भारत में भी हमें कुछ ऐसे स्थल मिले हैं जहाँ से हमें चीज़ें प्राप्त होती है उससे रिलेटेड। तो देखो नर्मदा घाटी, ये अधिकतर हमसे पूछा जाता है कि नर्मदा घाटी क्षेत्र हथनोरा जो गांव है यहाँ पर, कहाँ पर, होशंगाबाद MP के अंदर, अरुण सोनकिया के द्वारा यहाँ पर स्थल की खोज की गई, यहाँ पर इनको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर हमें पूरा पाषाण कालीन, बहुत प्राचीन काल के मानव की खोपड़ी हमें यहाँ से मिलती है, आदि मानव की, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर। इसके बाद में देखो हम अगर राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में कौन कौन से ऐसे स्थल है जहाँ पर हमें पाषाण कालीन स्थल हमें मिलते हैं, तो देखो राजस्थान के अंदर नागौर जिले में हमें ये स्थल मिलते हैं, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिले में और अजमेर जिले में ये हमें कुछ स्थल मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम गुजरात की बात करें, साबरमती और हीरा नदी के किनारे हमें पाषाणकालीन स्थलों की हमें जानकारी मिलती है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में हमें इन स्थलों से हमें पाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश से हमें प्राप्त होते हैं कौन कौन से स्थल से, नागार्जुन कोंडा, ठीक है, ये एक ही नाम है, गिद्धलूर, करीमपुरी क्षेत्र जो है यहाँ से हमें पाषाणकालीन स्थल और साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में देखो पेसरा नामक जो स्थान है यहाँ से हमें औजार प्राप्त होते हैं कुछ, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर छोटे छोटे अनेक प्रकार के हमें उपकरण प्राप्त होते हैं, जिससे क्या अनुमान लगाया गया था कि शायद यहाँ पर औजार बनाने का केंद्र रहा होगा, ठीक है। फिर देखिए बंगाल से, तो बंगाल से ये जो क्षेत्र हैं मिदनापुर, पुरुलिया, वीरभूम ये जो क्षेत्र है। इसके अलावा उड़ीसा की बात करें, मयूरभंज, यहाँ पर इन क्षेत्रों में, असम घाटी क्षेत्र में भी हम ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है, ठीक है। स्थलों को एक बार देख लेना आप, ठीक है। इनको आप देखो, ये जो क्षेत्र है ना, ये पाषाणकालीन संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया था। एक तो फलक संस्कृति जहाँ पर हमें पत्थरों से निर्मित साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठीक है, और एक दूसरा नाम उसको दिया गया था एशुलियन संस्कृति। तो एशुलियन संस्कृति के अलग प्रकार के जो उपकरण हैं वो हमें जिन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं उसके बारे में बताया गया था, ठीक है। तो हम बात करते हैं
पुरापाषाण काल, ये जो इनको अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। ये देखो मैं बताना चाह रही थी अभी, मध्य पुरापाषाण काल को इस नाम से भी जाना जाता है फलक संस्कृति, क्योंकि फलक किसे कहा जाता है, पत्थरों से निर्मित चपटे इस तरीके के तीक्ष्ण औजार जो मिलते हैं फलक समान, उनको फलक संस्कृति कहा गया। वेदक संस्कृति भी कहा जाता है इसको मस्तूरियन संस्कृति भी कहा जाता है। आप अगर डिटेल से हमारी क्लास देखेंगे पिछली वाली, मस्तूरियन क्योंकि ये जो एक विदेशी शब्द है इसका अर्थ भी इस तरीके से पत्थर के औजार होता है, इसलिए इसको इस संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, निम्न पुरापाषाण काल मध्य पुरापाषाण काल का अंतर अगर हम देखें तो देखो इनमें क्या होता है, देखो औजारों का अंतर है इनमें कि इसके औजार कैसे थे और इसके औजार कैसे थे। इसके मध्य पुरापाषाण काल के औजार तेज धार वाले थे, ये कम धार वाले थे, ठीक है। ये इस प्रकार के क्वार्टरजाइट नामक पत्थर से बने थे, और ये इनका जो फ्लेंट है ना और चेल्सडनी, इस प्रकार के पत्थरों के प्रकार है, कुछ इस प्रकार के पत्थरों से इनका निर्माण किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। ये हमारी क्लास हो गई। ये जो क्षेत्र है जहाँ से हमें ये स्थल प्राप्त हुए थे, ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल के नाम है ब्लेड ब्यूरन संस्कृति भी कहा जाता है, मैकडोनियन संस्कृति भी कहा जाता है, चाकू संस्कृति। चाकू संस्कृति क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें औजार मिले हैं वो एकदम पत्थरों से निर्मित चाकू के समान आकृति वाले और धारदार हमें यहाँ से औजार मिले हैं, इसलिए इनको चाकू संस्कृति भी कहा गया, ठीक है। अब उच्च पुरापाषाण कालीन स्थलों की अगर बात करें कौन कौन सी जगह मिले हैं, तो देखो अफगानिस्तान में मिले हैं संगाओं की गुफा में, ठीक है। जानवरों की हड्डियां यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखो अगर हम बात करें पाकिस्तान में भी मॉइलस्टोन नामक स्थान है, और रोहड़ी का जो पठार है सिंध प्रांत में स्थित है, यहाँ से हमें ये स्थल मिले हैं। राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, चित्तौड़, हरसौरा नामक स्थान से हमें प्राप्त हुए हैं। जयपुर से भी उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे देखें दक्षिण भारत में बात करें, दक्षिण भारत में कौन कौन से स्थल, देखो भीमबेटका सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमें चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई है जिनसे अनेक प्रकार के हमें चित्र साक्ष्य सारी चीजें मिलती है, ठीक है। इसके आगे देखो आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कर्नूल की गुफाएं हैं, ठीक है। यहाँ से आदि मानव के अस्तित्व के प्रमाण हमें मिलते हैं, अग्नि के प्रमाण हमें मिलते हैं। कर्नूल की गुफाओं से हड्डियों के मन के भी प्राप्त हुए हैं, और राख के प्रमाण भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ओके। फिर देखें ये स्थल का नाम है उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। हड्डियों के उपकरण, ये देखो ये सारी चीजें लगभग एक जैसी चीजें हमें सभी जगह से प्राप्त हुई थी। कर्नाटक की बात करें सोरापुरा दोआब क्षेत्र, सालवादगी क्षेत्र है। महाराष्ट्र का इमामगढ़ है, गुजरात का विष्णु नामक स्थल है। फिर देखें देखो उच्च पुरापाषाण कालीन जो क्षेत्र है, औजार हैं संग्रह पुरापाषाण कालीन, इसमें जो औजार हैं उनमें देखो खुरचने टाइप के, खंतियाँ, पत्तियाँ, मतलब ब्लेड के आकार के, ठीक है। इसके अलावा देखो गुजरात में रेत के टीले, गुजरात के रेत में कुछ रेत के टीले ऐसे स्थल हैं जहाँ से भी हमें औजार में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और वहाँ से घास, पेड़ पौधे इनके साक्ष्य मिले, अर्थात कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें रही होगी उनके दौरान। पुरापाषाण काल की अगर हम विशेषताएं देखें तो देखो सबको पता है ये शिकारी प्रवृत्ति का था, ये नवपाषाण काल से पहले वाला काल है, ठीक है। इसके अलावा देखो वो क्या करता था, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, जानवरों की तलाश करना शिकार के लिए, एक स्थान से दूसरी जगह भ्रमण करते रहना हमेशा, ओके। इसके अलावा देखो स्थायी आवास नहीं था, कृषि व पशुपालन, ठीक है, ये मिसप्रिंट है, उत्पादन नहीं करता था। ये नवपाषाण काल से पहले वाला पार्ट आ गया, तो कोई बात नहीं हम देख लेते हैं इनको, ठीक है। संग्राहक, भोजन इकट्ठा करने वाला, मृदवान से परिचित नहीं था, सामाजिक संगठन नहीं था, एक जगह नहीं रहता था, जब एक जगह रहेगा ही नहीं तो सामाजिक संगठन किस तरीके से होगा, है ना, ठीक है। आग से परिचित नहीं था, ओके। इसके अलावा देखो पेड़ों की छाल, वस्त्र नहीं पहनते थे, कपड़े पेड़ पौधों का ही ये प्रयोग करते थे, उनकी छाल, पत्तों का, इनका। फिर देखें ये समय जो इसका टाइम है 12 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का, ठीक है। उस टाइम ये जो कुछ अलग ही विशेषताएं, हिमयुग माना जाता है जब संपूर्ण पृथ्वी लगभग हिमयुग से मतलब बर्फ से ढकी हुई थी, ठीक है।
ये स्लाइड हमारी थोड़ी उल्टी सीधी हो ही गई। इसमें देखो निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल के भाग है। ठीक है, अभी हम इनकी विशेषताओं को नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट, ये देखो मध्य पाषाण काल डायरेक्ट आ गया। ठीक है, पूरा जो पूरा पाषाण काल के तीनों भाग खत्म, अब मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसका समय देखो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है, इसको देखो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल भी इसको कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखना कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल क्या है, मध्य पाषाण काल को कहा गया है। ठीक है, प्राग संक्रमण काल दो क्षेत्रों के बीच का समय, ये तो आप जानते हो संक्रमण काल किसे कहते हैं, दो क्षेत्रों के बीच के समय को। ठीक है, जब दो काल अलग अलग काल है, इससे पहले का काल, आगे का काल, बीच का जो समय अवधि है उसको संक्रमण काल कहा गया है। ठीक है, अगर हम मध्य पाषाण कालीन स्थलों की बात करें तो राजस्थान में बागोर हम पढ़ते हैं। ठीक है, बागोर कहाँ पर है, भीलवाड़ा जिले में, कोठारी नदी के किनारे। इसकी खोज की बात करें 1967 से 69 के मध्य वीएन मिश्र के द्वारा इसकी खोज की गई। ओके, इसमें देखो यहाँ से मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण और लोहकालीन संस्कृति के तीनों प्रकार के हमें यहाँ से क्या मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और देखो महासती का टीला, महासती, ठीक है, महासती के टीले पर स्थित बागोर मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको नोट कर लेना, मध्य पाषाण कालीन क्षेत्र या मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल बागोर को माना जाता है। बागोर का है, राजस्थान में स्थित है, और बागोर से पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। ओके, फिर देखते हैं ये विशेषताएं, देखो लघु उपकरण मिलते हैं यहाँ पर, फलकनुमा, तिकोने, इस तरीके के, यहाँ से हड्डी और लकड़ी के औजार भी हमें मिलते हैं। ठीक है, कुंड इस प्रकार के हमें साक्ष्य मिले हैं। मानव कंकाल भी हमें प्राप्त हुए हैं, गले में माला पहने हुआ ऐसा मानव कंकाल हमें यहाँ से मिलता है। बाकी ये जो उपकरण हैं ये यहाँ से मिले हैं। हम बात करें तिलवाड़ा, मध्य पाषाण कालीन स्थल की बात कर रहे हैं, बागोर हो गया, तिलवाड़ा भी राजस्थान में ही है। कहाँ से है, बाड़मेर जिले में स्थित है, मध्य पाषाण कालीन स्थल है। खोज की बात करें उत्खनन के वीएन मिश्र के द्वारा। ठीक है, यहाँ से ये जंगली जानवरों के हमें यहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में बात करें पाली से भी हमें कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पाली से। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश 1957 में खोज किसके द्वारा, विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक है, ये रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। ओके, फिर देखें हमें, देखो इसके अलावा मानव आवास के हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, गुफाओं में उपकरण प्राप्त हुए हैं, चित्र भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अंत्येष्टि समाधान की प्रणाली हमें, समाधान के साक्ष्य हमें भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर अनेक प्रकार के चित्र मिले हैं, जिसमें देखो किस प्रकार के पुरुष, वृद्ध, बच्चे, महिलाओं के, स्त्री पुरुषों के। ठीक है, इनके अलावा हमें सामूहिक कार्य करते हुए, भोजन करते हुए या भोजन बनाते हुए, इस प्रकार के हमें यहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं। फिर देखें यहाँ पर, देखो भीमबेटका से परवर्ती एशुलियन संस्कृति से मध्य पाषाण काल तक के लगभग सभी प्रकार के हमें यहाँ से चित्र प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर गणेश जी, हमें एक इस प्रकार का चित्र हमें प्राप्त होता है जिसकी तुलना हम अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान में इस तरीके से हमें गणेश जी के चित्र जैसे संरचना प्राप्त होती है, तो माना जाता है कि ये लगभग शायद उन्हीं का चित्र होगा। ठीक है, आदमगढ़ जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ही स्थित है, ये भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है। उत्खनन की बात करें, मनोरंजन घोष के द्वारा उत्खनन किया गया 1922 में। ठीक है, इसके अलावा पुनः उत्खनन, दोबारा उत्खनन 1964 में किया गया आरवी जोशी के द्वारा। इसके अलावा देखो यहाँ से शैलाश्रय अर्थात वही गुफाओं के चित्र, ठीक है, आश्रय मतलब उनमें रहने के प्रमाण हमें मिले हैं कि गुफाओं में वो लोग रहते होंगे। इसके अलावा देखो लघु पाषाण कालीन उपकरण हमें यहाँ से मिले हैं। फिर देखें, ये तो देखो आपको पता ही है, ये चीज़ें तो हमें मिलती है वहाँ पर, क्योंकि जंगली जानवर, उनका जीवन ही इनके इर्द गिर्द था, शिकार वो करते थे, तो उनका जो जीवन है, संपूर्ण जीवन जंगली जानवर, शिकार, इनके इर्द गिर्द था। तो यहाँ से हमें इसी प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं।
फिर बात करें पंचमढ़ी जो स्थल है होशंगाबाद जिले में स्थित है, ये भी एक तरीके का स्थल है। यहाँ पे देखो अभी आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो स्थल है उन स्थलों के नाम ध्यान में रखना है, ठीक है, कि कौन से काल से संबंधित कौन सा स्थल है। फिर देखें कुमाऊं की पहाड़ियों से मिर्जापुर यूपी में, ठीक है, यहाँ से हमें विश्व का पहला शैल चित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है, किनके द्वारा, इनके द्वारा खोजा गया था, ठीक है। फिर देखें लोथल, हम वो उन्हीं स्थलों की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के अलावा लोथल से हमें प्राप्त होते हैं, तो देखो SD सांकलिया के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर भी औजार मिले हैं, तांबे की वस्तुएं मिली है। फिर ये एक स्थल है, ज़्यादा इनके बारे में डीपली हमसे नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कि स्थल का नाम आ जाए। तो यहाँ से हमें देखो 4000 ईसा पूर्व से पशुपालन के, मतलब लगभग 4000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कन्यावल स्थल है, यहाँ से देखो इनके द्वारा उत्खनन किया गया, यहाँ से देखो वही मतलब ये ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बाकी हमारी जो पिछली वाली जो क्लास थी उसमें हमने इनको ऐड किया था इसलिए। कर्नाटक के मध्य पाषाण कालीन, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में कौन कौन से स्थल है, जलहल्ली, किबनहल्ली, संगेनाकल्लू, ये जो नाम है ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें डी आकार के पायदान के साथ में हड्डी से बना एक त्रिकोणीय तीर हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से, नागार्जुन कोंडा, गिदलूर, ठीक है। ज्वालापुरम जो क्षेत्र है ये भी यहीं का है। यहाँ से दक्षिण एशिया की प्राचीनतम लघु पाषाण औजार फैक्ट्री के हमें प्रमाण प्राप्त हुए, अर्थात वहाँ पर बहुत सारे औजार थे जो हमें प्राप्त हुए हैं। अब देखो फैक्ट्री अर्थात कारखाना अनुमान इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर छोटे बड़े टूटे फूटे कुछ पूर्ण तरीके से निर्मित कुछ अर्ध निर्मित प्रकार के औजार मिले हैं, तो अनुमान क्या लगाते हैं कि यहाँ पर शायद इनका उद्योग रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई के निकट ढेरी नामक स्थल है, विशाखापट्टनम है और चंद्रमपालयम, ठीक है, यहाँ से। इसके अलावा ऋषिकोंडा जो नाम है, इन स्थानों से हमें मध्य पाषाणकालीन क्षेत्र प्राप्त वस्तुएं औजार इनसे प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखो इस स्थल से तमिलनाडु से हमें मछुआरे समुदाय के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए कि अर्थात ये देखो समुद्री तट है, तो समुद्री तट वाला इलाका है, यहाँ पर ये जरूर मत्स्य पालन का कार्य किया गया होगा इनके द्वारा। टेरी नामक स्थल है, रॉबर्ट्स ब्रूस फुट के द्वारा खुदाई की गई, ठीक है, यहाँ 11 रेत के टीले पाए गए, औजार और कलाकृतियां प्राप्त हुई। फिर देखें वीरमानपुर, यहाँ से क्या होता है, बीबी लाल के द्वारा खुदाई की गई, दामोदर घाटी क्षेत्र में स्थित है और इस प्रकार के हमें साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर देखें नवपाषाण काल, हम पहले देख ही रहे थे, अब आया ही इसमें देखो पूरा पाषाण और नवपाषाण काल के शब्दों का प्रयोग भारत में सबसे पहले जॉन लोबाक के द्वारा किया गया, कहाँ पर, अपनी पुस्तक प्रागैतिहासिक भारत 1864 में, ठीक है। इसमें भारत के इतिहास को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। अब हम बात करें, देखो ये देख ही लिया हमने अलग से, इस तरीके से देखो कुछ विद्वानों के द्वारा कांस्य युग और लौह युग को भी शामिल किया गया है, ठीक है। अब हम बात करें नवपाषाणकालीन स्थलों की, हम बात करेंगे डायरेक्ट, है ना। तो देखो मेहरगढ़ है प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थलों को आपको स्पेशली ध्यान रखना है। मेहरगढ़ है, ठीक है, आप देख लेना कहाँ पर है, बलूचिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में, बैलन दर्रे के आसपास, ठीक है। किसके द्वारा खोज की गई वो आपको ध्यान में रखना है। फिर देखें ये उपकरण है इस तरीके के, अनाज, यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं, अनाज भंडार, खेती की टोकरी कहा जाता है मेहरगढ़ को, ठीक है, खेती की टोकरी, अनाज की टोकरी भी कहा जाता है मेहरगढ़ को, ठीक है। यहाँ से अन्न भंडारण की व्यवस्था हमें प्राप्त हुई थी, ठीक है। इसका उत्खनन 7 स्तरों में हुआ, स्तर में, ठीक है। इसके अलावा देखो प्राचीन साक्ष्य में जहाँ पर बस्तियों के, ठीक है। इसके अलावा समाधान प्रणाली भी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद में देखें कि कुछ शवों के, मतलब ऐसा भी हमें यहाँ से मिले हैं कि घरों के बीच में ही इन्होंने समाधान कर दिए, मनुष्य को दफना दिए, इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा देखो ये इंपॉर्टेंट है, बकरी के साथ मालिक को, हो सकता है कि किसी का पालतू जानवर रहा होगा, एक साथ उनकी मृत्यु हो गई होगी, ठीक है, तो उनको एक साथ दफनाने के हमें साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं मेहरगढ़ से। क्वेटा घाटी, ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है। इसमें देखो
1950 में फेयर सर्विस के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। ठीक है, यह स्थल देखो सिल्ली गुल मोहम्मद ये जगह का नाम है, यहाँ से हन्ना नदी के किनारे स्थित है क्वेटा घाटी। ठीक है, और दम्ब शहादत नामक दो प्रमुख स्थल, यहाँ पर देखो क्वेटा घाटी से दो स्थल प्राप्त होते हैं, सिल्ली गुल मोहम्मद नामक स्थान और दम्ब शहादत नामक स्थल हमें प्राप्त होते हैं। और खोज किसके द्वारा? फैज मोहम्मद के द्वारा इसकी खोज की गई। 4 कालखंडों में इसका विभाजन किया गया और इसके जो खनन का कार्य है वो अलग अलग टाइम पे किया गया। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर एक स्थल है कच्ची बेग नामक स्थल है, यहाँ से अनेक प्रकार के हमें मृत भांड प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये यहाँ की जो विशेषताएं हैं अलग कौन कौन सी चीजें यहाँ से हमें कैसे प्राप्त हुई है। इसके अलावा देखो कलाद पठार जो स्थल है, नवपाषाण कालीन स्थल बात कर रहे हैं हम, ये भी पाकिस्तान के अंदर है, उत्खनन ब्रिटिश गार्ड के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर 2 स्थल प्राप्त हुए हैं, शादम अजीरा। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ से मृत भांड वो ये पीत मृत भांड भी लाल रंग के जिनको नाम दिया गया है। इसके अलावा तोगाव मृत भांड कौन से? लाल रंग के बर्तन जिस पर काले रंग से डिजाइन बनाई गई है। ठीक है, और जीरी मृत भांड सफेद रंग से चित्रित काले रंग की रेखा है, मतलब ये प्रकार है यहाँ से कौन किस प्रकार के मृत भांड हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पर घरों की नींव में गोल पत्थर, इनके जो घरों की नींव है वो गोलाकार पत्थरों से बनाई गई। ठीक है, और वर्गाकार पत्थरों का भी हमें यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। अब बात करें नेक्स्ट, देखो यहाँ पर जो बहुत से स्थल हैं उत्तरी भारत में हम बात करें कि नवपाषाण कालीन स्थल उत्तरी भारत में कहाँ से, तो देखो कश्मीर में बहुत से हमें स्थल मिले हैं जिसमें देखो गुफा कराल नाम है, ये बहुत प्रसिद्ध फेमस है, अधिकतर पूछा जाता है। अशोक शर्मा के द्वारा 1981 में उत्खनन। गुफा कराल इसका शाब्दिक अर्थ है कुमार की गुफा, इस शब्द का। ठीक है, इसमें देखो पुलवामा जिला है, तहसील तराल नामक तहसील है, वहां से 3 स्तरों में इसका उत्खनन किया गया। गर्तावास के साथ साक्ष्य, गर्तावास आप सबको पता ही है, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के मनुष्य के द्वारा रहा गया होगा, आदि मानव के द्वारा ये यहाँ पर रहते होंगे शायद सर्दी की वजह से, क्योंकि कश्मीर जो बर्फीला इलाका है वहाँ पर ज़्यादा ठंड की वजह से शायद ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे कार्य करते होंगे। ठीक है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य, अनाज पीसने और वस्त्र सिलने, इस तरीके देखो यहाँ पर मृदभांड प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य के शवों के साथ कुत्ता, पशु में कौन सा? कुत्ता। ठीक है, इसको दफनाने के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए और पशुओं की सामूहिक बलि देने के भी हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो बुर्ज होम, बुर्ज होम बहुत प्रसिद्ध है, कश्मीर के दोनों स्थल, एक तो गुफा कराल एक बुर्ज होम, दोनों अधिकतर हमारे एग्जाम में आते हैं। तो देखो इसकी खोज SD टेरा के द्वारा और TT पीटरसन के नेतृत्व में। शाब्दिक अर्थ बुर्ज होम का एक बुर्ज नामक वृक्ष का नाम है, और यहाँ पर इस प्रकार के बहुत से वृक्ष पाए जाने के कारण इसको बुर्ज होम नाम दिया गया। ठीक है, 4 इसका उत्खनन किया गया और यहाँ पर भी मनुष्य के साथ भेड़िए और कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। वही गर्तावास सेम विशेषता है। ठीक है, इसके अलावा अस्थियां, सींग वाले एक देवता का चित्र हमें मिलता है यहाँ से, और सर्वाधिक साक्ष्य नवपाषाण कालीन जितने भी स्थल हैं उनमें सबसे ज्यादा नवपाषाण कालीन साक्ष्य हमें कश्मीर के बुर्ज होम और गुफा कराल नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके आगे कोल्डी हवा, ये देखो ये कहाँ पर है? ये मध्य भारत में अर्थात इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में नवपाषाण कालीन जो स्थल है कोल्डी हवा, कहाँ पर? प्रयागराज में, यहाँ ये स्थल है। ये ऐसा स्थल है जहाँ देखो ताम्रयुगीन, लोहयुगीन और नवपाषाण कालीन संस्कृति, तीनों प्रकार की संस्कृतियों के हमें यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसके आगे देखो धान की, ये सबसे प्रसिद्ध है, इसको अलग से नोट ही कर लो। कोल्डी हवा जो स्थल है यहाँ से हमें धान की खेती के प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, लगभग 6000 ईसा पूर्व के। ठीक है, यहाँ पर जंगली चावल के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा चावल की एक किस्म है अरोइजा सतैवा, यहाँ से हमें प्राप्त होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट वृत्ताकार झोपड़ियों के हमें यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, फिर देखें यहाँ से डोरी छाप है। ठीक है,
डोरी मृतभांड, डोरी छाप, इस प्रकार के निशान वाले मृतभांड ब्लैक कलर के, ठीक है। चक्कियां भी यहाँ से प्राप्त हुई है और हड्डी निर्मित औजार भी हमें यहाँ से मिले हैं। फिर देखिए उत्तर प्रदेश की पेलन घाटी में स्थित है वृत्ताकार झोपड़ियां, ये देखो इसी की विशेषताएं हैं। इसके अलावा पशुओं के बाड़ों के साक्ष्य, ठीक है, गौशाला के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। लौरा देव नामक जो स्थल है यूपी में है, ठीक है। जिले संत कबीर नगर है, जिले का नाम है, यहाँ से हमें मिला है। खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं लगभग 9000 ईसा पूर्व के लौरा देव से, ठीक है। इस स्थल से धान की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। फिर देखें चौपानी मंडी, जो चौपानी मंडी नामक स्थल है, यहाँ से मिट्टी के बर्तन, सबसे पुरातन प्राचीनतम सबसे प्राचीन मृत भांडों के साक्ष्य चौपानी मांडू नामक स्थल से हमें मिलते हैं, है ना। और ये देखो चौपानी मंडी और महगढ़, यहाँ से प्रमाणों के आधार पर हमें क्या पता चलता है कि यहाँ से देखो हमें अन्न संग्रहण, अर्थात जब से आदि मानव भोजन इकट्ठा करने लग गया उस दौरान से लेकर अन्न उत्पादन चरण तक, ठीक है, अर्थात जब मनुष्य अन्न संग्रहण करने लग गया वहां से लेकर जब मनुष्य अन्न उत्पादन तक करने लग गया, उस काल के समय के मध्य का काल इसको माना जाता है। और ये सारी चीजें हैं कि सभी प्रकार के साक्ष्य में इस स्थल से मिलते हैं, ठीक है। ये देखो अन्न संग्राहक से अन्न उत्पादन बनने तक के प्रमाण हमें यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। फिर देखें आगे पूर्वी भारत के नवपाषाणकालीन स्थल। पूर्वी भारत के नवपाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं? तो चिरांद कहाँ पर है? बिहार के सारण जिले में है, खोज वीके सिंह के द्वारा। आगे देखें, एक सेकेंड, बिहार में ये हो गया, ठीक है। इसके आगे देखें, यहाँ से मूर्तियां प्राप्त हुई है, बेल। अब देखो किस प्रकार की चिरांद से हमें बेल की, पक्षियों की और नाग, सर्प, इस प्रकार की हमें मूर्तियां प्राप्त होती है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये लोग प्रकृति पूजा करने लग गए थे, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें यहाँ से मिलती है। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कॉमन है, हर जगह से मिली है, ठीक है। कृष्ण लोहित रंग के मृतभांड, वृत्ताकार झोपड़ियाँ, ठीक है। इसके अलावा देखो धान, ये फसलें हैं, मसूर, मूंग, गेहूं, इस प्रकार की चीज़ें हमें यहाँ से मिलती है। मछली पकड़ने के कांटे, ठीक है। ये सारी चीज़ें गंगा, सोन, गंडक, मतलब ये नदियाँ हैं, इस किनारे पर, ये इन नदियों के आसपास वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है, ठीक है। फिर देखें पूर्वी भारत का एक नवपाषाण कालीन क्षेत्र नरहन है, कहाँ पर है? यूपी में स्थित है, गोरखपुर जिले में, ठीक है। अब इसके अलावा देखो सोहगोरा नामक स्थल नवपाषाण कालीन स्थल है, कहाँ पर? राप्ती और आमी नदियों के किनारे स्थित है। असम की पहाड़ी और मेघालय में भी हमें कुछ नवपाषाण कालीन साक्ष्य हमें मिलते हैं, ठीक है। ये पूर्वी भारत की बात हो गई। दक्षिण भारत की बात करें कि दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन कौन कौन से स्थल हमें मिले हैं, तो देखो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में और कावेरी, कृष्णा नदियों के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, पत्थर और मैदानी भाग हैं, उन क्षेत्रों में हमें मानव के निवास स्थान के साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण कालीन मनुष्य के निवास स्थान के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। फिर देखो कि दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन विकास उत्तरी भारत के नवपाषाण काल की अपेक्षा देरी से हुआ। उत्तरी भारत में नवपाषाण काल पहले प्रारंभ हो गया था, लेकिन दक्षिण भारत में नवपाषाण काल बाद में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसके अलावा देखो दक्षिण भारत में क्या होता है कि पत्थरों की प्रचुरता के कारण लगभग यहाँ पाषाण कालीन बस्तियों के हमें साक्ष्य मिलते हैं, लगभग कितनी? 850। अब देखो कर्नाटक में हल्लूर नामक जो स्थल है, यहाँ से हमें जो ये है नवपाषाण काल का और मध्य पाषाण काल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र, संक्रमणकालीन क्षेत्र माना जाता है इसको, ठीक है। वाटगल ये कहाँ पर है? कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। यहाँ से अनाज को संग्रहित किए जाने के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर हमें ऐसे साक्ष्य मिलते कि यहाँ पर अनाज का संग्रहण किया जाता होगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर
अनाज को संग्रहण करने के लिए घरों का, ठीक है, मतलब इस प्रकार के घर निर्मित किए गए, घर नुमा आकृति प्राप्त की बनाई गई, जिनसे यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग अनाज संग्रहण करते हैं। यहाँ से देखो सुपारी के साक्ष्य हमें प्राप्त होता है वाटगल से, ठीक है, सुपारी के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा देखो यहाँ से एक स्त्री की मिट्टी की मूर्ति हमें प्राप्त होती है, जिसका केवल धड़ है, सिर नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि वो टूट गई हो, है ना। फिर अगर बात करें कर्नाटक का बुधिहाल नामक जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है इसका उत्खनन 1993 में के पदैया के द्वारा किया गया। यहाँ से चार्ट पत्थर के औजार हमें मिले हैं और राख के टीले हमें यहाँ से मिले हैं, पशुपालन के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। आपको बस नाम याद रखना है स्थल का, ठीक है। यहाँ पर देखो अब इम्पोर्टेंट बात, एक घर में एक साथ 10 शिशुओं को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, और इसके अलावा सामूहिक भोजन के और बूचड़ खाने अर्थात कसाई घर बोल सकते हैं, उसके हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। फिर देखो कर्नाटक में स्थित वेल्लारी नामक जो स्थान है, यहाँ से भी पाषाण का औजार प्राप्त हुए हैं, और इसका कारखाना एक तरीके से औजार निर्मित करने का स्थान, ठीक है, मिलता है हमें। पिकलीहल नामक स्थल है, यहाँ से स्थायी रूप से बस्ती का चित्रांकन वाले मृतभांड प्राप्त हुए, अर्थात ऐसे मृतभांड जहाँ पर एक ऐसी बस्ती का चित्र बना हुआ है, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये सभी इंसान जो हैं, सभी मानव है, एक जगह स्थायी रूप से रहते होंगे, इस प्रकार का चित्रांकन हमें यहाँ से मिलता है, ठीक है। इसके अलावा टेकल कोटा जो स्थल है, यहाँ से सर्वाधिक समाधान के हमें साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा देखो इम्पोर्टेंट, यहाँ पर सोने के आभूषण, कान की बालियां प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा पत्थरों से निर्मित वर्गाकार आकृति के मकान हमें यहाँ से मिलते हैं। फिर देखें कि ब्रह्मगिरी, जो ब्रह्मगिरी का संगनकल्लू नामक स्थल है, ब्रह्मगिरी व संगनकल्लू जो स्थान है, यहाँ से राख के टीले और स्थायी बस्तियों के प्रमाण हमें मिलते हैं, ठीक है। और संगम काल में संगनकल्लू जो स्थल है, इसको आप ठीक कर लेना, संगनकल्लू कर्नाटक में सर्वप्रथम प्राप्त नवपाषाणकालीन स्थल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कर्नाटक में प्राप्त सबसे पहला स्थल संगनकल्लू जो नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। फिर देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन से स्थल मिले हैं नवपाषाणकालीन, नागार्जुन कोंडा, ठीक है, संगनकल्लू कर्नाटक और नागार्जुन कोंडा, ये दोनों जो क्षेत्र है ना, सर्वप्रथम ज्ञात नवपाषाणकालीन स्थल है। अब देखो नागार्जुन कोंडा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, और संगनकल्लू अभी जस्ट पहले हमने कर्नाटक का देखा। ये जो दोनों स्थल है, ये नवपाषाणकालीन प्रथम स्थल है, प्राचीनतम स्थल है, सर्वप्रथम ज्ञात, सबसे पहले खोजे गए प्राचीनतम स्थल है दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन, ठीक है। उत्तनूर, ये जो क्षेत्र है, यहाँ से हमें बाड़े प्राप्त हुए हैं, लकड़ी से निर्मित, जिसमें शायद बहुत सारे पशुओं को एक साथ रखा जाता होगा, लकड़ी से चारों तरफ बाड़ बनाई जाती होगी, ठीक है, और जिसमें पशुओं के जैसे गोबर एक जगह रखने का, इकट्ठा करने का, और फिर ऐसा अनुमान लगा कि बाद में शायद उनको एक साथ जला दिया गया होगा, तो इस तरीके के राख के टीले हमें यहाँ से मिले हैं, ठीक है, तो जले हुए राख के ढेर, ठीक है, और पशुओं के घरों के निशान अर्थात बाड़ों के निशान हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से देखो पत्थरों के कुल्हड़, चमकीले मृतभांड, कुल्हड़ मतलब कुल्हाड़ी टाइप का औजार, ठीक है, मृतभांड हमें प्राप्त हुए हैं, और कोडियों की चूड़ियाँ, अनंतपुर और कुड़ापह जो स्थल है, यहाँ से कोडियों से निर्मित चूड़ियाँ के इस प्रकार के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले। उत्तरी पूर्व की बात करें, उत्तरी पूर्व में देखो असम, हमने जस्ट पहले असम का नाम पहले भी आ गया। इसके अलावा दोजली हटिंग नामक स्थल है, ठीक है, यहाँ से मुसल और खरल नामक औजार हमें मिले हैं पत्थरों के, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ से चीन से आयातित पत्थर जेडाइड, ठीक है, और काष्ठास्म अर्थात लकड़ी के जीवाश्म हमें मिलते हैं, इनसे निर्मित औजार और बर्तन मिलते हैं। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में नवपाषाणकालीन औजार मिलते हैं। इसके अलावा देखो कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, ठीक है, रस्सी के निशान इस तरीके से हमें देखते हुए, मतलब मृतभांड, ठीक है, मृतभांड, ऐसे मृतभांड जिन पर
एक तो कुल्हाड़ी मिलती है, मृत भांड जिन पर रस्ते के निशान हमें देखने को मिलते हैं। फिर प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल की विशेषताओं के आधार पर देखो इसको दो अन्य भागों में बांटा गया है। एक तो हमने पत्थरों से और औजारों से प्राप्त औजारों के आधार पर हमने उनको अलग भागों में बांटा, लेकिन इसके अलावा देखो इसको अन्य भागों में भी बांटा गया है। एक तो ताम्रपाषाण, एक महापाषाण। देखो हम बात करें ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण वो काल है जहां पर पत्थरों के निर्मित औजार तो हमें प्राप्त हुए, लेकिन साथ में तांबा जो धातु है मनुष्य के द्वारा खोज ली गई थी, और उन ताम्र निर्मित औजार भी हमें यहाँ से प्राप्त होने लग गए। इसके अलावा महापाषाण काल बांटा गया है। देखो महापाषाण काल की बात करें, अभी देखते हैं आगे, कांस्य युग और लोह युग को बांटा गया आदि ऐतिहासिक काल को, ठीक है। लेकिन हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं, पाषाण प्राग ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक काल को ताम्रपाषाण और महापाषाण काल के रूप में बांटा गया, और आदि ऐतिहासिक काल को लोह युग और कांस्य युग इनके आधार पर बांटा गया, ठीक है। ये आगे देखो, देखो ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल की समय की बात करें 4000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के लगभग, जिसमें मनुष्य के द्वारा पत्थरों के औजार के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग करना मनुष्य ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। फिर देखें प्रथम धातु मनुष्य के द्वारा तांबा प्रयोग में ली गई। इसके अलावा ये कब का है, नवपाषाण काल की समाप्ति और हड़प्पा संस्कृति के विकास से पहले। ताम्रपाषाण काल की अवधि यानी जब नवपाषाण काल समाप्त हो रहा था और हड़प्पा सभ्यता प्रारंभ होने ही वाली थी, उनके मध्य का काल जो है वो ताम्रपाषाण काल था, ठीक है। फिर देखें इसके हमें देखो, ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से पहले मिलेंगे, ठीक है, और उनके समकालीन भी मिलते हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के पश्चात तक भी हमें ताम्रपाषाण कालीन सभ्यताओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका समय देखो लगभग इतना माना जाता है जब तक कि वैदिक सभ्यता भी लगभग स्टार्ट हो चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता का समय तो ये है ही है, आप सब जैसे जानते ही हो। ताम्रपाषाण का तो ये देखो यहाँ पर अनेक प्रकार के हमें ताम्र से निर्मित स्थल, ठीक है। इसकी विशेषताएं यही है, ये अधिकतर नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यता है, मैदानी भागों में भी मिली है, कहीं जगह पहाड़ी क्षेत्रों पर भी इनके हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इनका मुख्य कार्य क्या था, पशुपालन था, ठीक है। इसके अलावा कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। फिर देखें कि जो हमें ताम्रपाषाणकालीन स्थल जोरवे और नवादा टोली नामक स्थल है, यहाँ से हमें फसलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मृत भांड भी हमें मिलते हैं, चाक भी हमें प्राप्त होते हैं बर्तन निर्माण करने का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है, हमें पूछा जाता है ताम्रपाषाणकालीन किस प्रकार के मृत भांड, तो देखो BRW अर्थात ब्लैक एंड रेड टाइप के वेयर बर्तन हमें यहाँ से मिलते हैं, ठीक है, अर्थात कृष्ण व लोहित प्रकार के, ठीक है। यहाँ पर पहली बार 11वें मृत भांड, देखो ये भी पूछा जाता है OCP ऑचर कलर्ड पोट्री, ठीक है, अर्थात यहाँ से हमें पहली बार 11वें मृत भांड भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दुर्ग अर्थात थोड़ी बहुत हमें विशेषता देखने को मिलती है कि दुर्ग किस प्रकार से निर्माण किए जाते हैं, वो भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा देखो कायथा, इमाम गांव, ये सब ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियां हैं। इसके अलावा देखो ताम्रपाषाणकालीन अनेक प्रकार के स्थल हमें मिलते हैं। इसमें देखो एक सेकेंड, देखो ताम्रपाषाण काल की यही विशेषताएं हैं। ये क्या हो रहा है, ताम्र भंडार हमें बहुत से स्थलों से देखो, जहां से हमें बहुत सारे एक स्थान से ताम्र निर्मित औजार
वस्तुएं प्राप्त होते हैं, उनके जीवन में ताम्र धातु का प्रयोग वो स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, हमें यहाँ से अनेक प्रकार के लगभग इतने प्रकार के जो स्थल है उपकरण है वो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनके अलावा देखो हमें क्या होता है, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में मानव आकृति अर्थात मूर्तियां निर्माण करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, तांबे से निर्मित। ठीक है, इसके अलावा देखो ये जो स्थल है दैमाबाद जौरवे संस्कृति, ये ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। ठीक है, उत्खनन ऐसे साले के द्वारा। इसके अलावा देखो कहाँ पर है, ये प्रवरा नदी के किनारे। आपको जैसे कि पता होगा सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल दैमाबाद माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये देखो हमारा ये PDF में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, ये दैमाबाद की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ जी, दैमाबाद की ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से हमें देखो पशुओं से घिरा हुआ चारों तरफ से एक प्रकार की एक मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, शिव जी से उसकी तुलना की गई है, गणेश जी पूजा के साक्ष्य मिले हैं, कांस्य निर्मित मूर्तियां हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिलती है। इसके अलावा तांबे की बात करें, इनाम गांव, ये महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा इसका उत्खनन जो है 1968 के आसपास। इनाम गांव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, भीमा नदी के किनारे। ठीक है, इसके अलावा इसको घोड़ की घाट, सहायक नदी है, ये घोड़ की घाट सहायक नदी है, इसकी यहाँ पर ये इसके साक्ष्य मिलते हैं। उत्खनन M के धावलिकर के द्वारा और SD सांकलिया के द्वारा और JD अंसारी, मतलब इनके एक साथ इन्होंने सामूहिक रूप से उत्खनन का कार्य किया। ठीक है, टाइम की बात करें 1968 से 1983 के मध्य, सबसे ज्यादा समय अवधि के दौरान। ठीक है, किलेबंदी व खाई, ये ऐसा स्थल है इमामगांव जिसके चारों तरफ हमें किलेबंदी की हमें जानकारी मिलती है। दो प्रकार की बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिनमें, ठीक है, एक तो वृत्ताकार प्रकार की, एक वर्गाकार प्रकार की। ठीक है, वृत्ताकार जो है उसमें कुम्हार कर्मकार मतलब आम जनता वहां पर रहती होगी, और दूसरी आयताकार प्रकार की जिसमें कृषक वर्ग कुलीन वर्ग यहाँ पर निवास करते होंगे। इसके अलावा देखो 5 कमरों के भवन के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें मकान ऐसा प्राप्त हुआ यहाँ से एक भवन जिसमें सीढ़ीदार, जिसमें सीढ़ियों के माध्यम से शायद उसमें प्रवेश करते होंगे। इसके अलावा देखो बाकी अन्य विशेषताएं तो है ही। हम महापाषाण काल की बात करते हैं। देखो महापाषाण काल जो है, आप सबको पता है कि महापाषाण काल क्यों कहा गया उसको। इसमें देखो क्या था कि मनुष्य, दक्षिण भारत में महापाषाण काल माना जाता है, उसमें क्या होता है कि मनुष्य के शवों को, अंतिम संस्कार की ऐसी प्रक्रिया जिसमें मनुष्य के शवों को जमीन में दफनाकर उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया जाता था। ठीक है, उसी संस्कृति को महापाषाणकालीन संस्कृति कहा गया। ठीक है, देखो मेगालिथोस अर्थात मतलब ये इसका जो शब्द है ग्रीक शब्द, उससे इस शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। मेगालिथिक कल्चर कहा जाता है इंग्लिश में इसको। मेगालिथिक शब्द की उत्पत्ति मेगास और लिथोस नामक 2 शब्दों से मिलकर मानी जाती है। ठीक है, इसमें देखो क्या किया जाता है कि बड़े बड़े पत्थरों से शवों की जो कब्र होती थी उसको ढक दिया जाता था। ठीक है, अब देखो दक्षिण भारत में ही ये पाई गई। इसमें देखो विशेषताएं, महापाषाणकालीन संस्कृतियों में लोह धातु का विशुद्ध मात्रा में प्रयोग किया गया, अर्थात लोह की इसमें विकास हो चुका था। इसके अलावा देखो स्थल की बात करें, नायकुंड नामक स्थान है, यहाँ से लोहे और तांबे से निर्मित आभूषण हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम सबसे पहले बात करेंगे कि महापाषाणकालीन जो कब्रें हैं ये कितने प्रकार की होती थी। तो देखो महापाषाण काल में हमें 3 प्रकार की कब्रों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें देखो कक्षायुक्त कब्र, बिना कक्षायुक्त कब्र और बिना कब्र से जुड़े महापाषाण काल। इसमें देखो अब 1 बाय 1 अगर बात करें तो महापाषाण काल में कक्षायुक्त कब्र इस तरीके की होती थी कि जैसे मान लो यहाँ पर किसी की कब्र बना दी। ठीक है, इसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए गए और उनके ऊपर उनको बड़े पत्थरों से ढक दिया गया। ठीक है, इसमें देखो हम डिटेल से देखें तो थोड़ा
महापाषाण कब्र जिसमें 3 या 4 पत्थरों को जमीन में, मतलब कोई कब्र है, इसके चारों तरफ पत्थर गाड़ दिए और उनके ऊपर पत्थरों से उनको ढक दिया गया, ठीक है। उन पत्थरों को ऑर्थोस्टेटस कहा गया। किनको? जो चारों तरफ पत्थर गाड़े ना बड़े बड़े, उनको ऑर्थोस्टेटस कहा गया था, ठीक है। इसके अलावा देखो, इनमें जो बड़े पत्थर गाड़े जाते थे चारों तरफ, उनमें छेद भी पाए जाते थे, उनको पोर्ट होल कहा गया, ठीक है। और छत के आकार का बड़ा पत्थर जो इनके ऊपर रखा जाता था उसे कैप्स्टोन कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा इसमें समाधियों के प्रकार है, जैसे डोलमन। इसमें क्या होता था कि डोलमेन 2 या 4 या 6 ऑर्थोस्टेटस अर्थात इतने प्रकार 4 या 6 पत्थर गाड़ दिए थे चारों तरफ और उनके ऊपर कैप्स्टोन छतनुमा आकृति बना दी जाती थी, उसको डोलमेन प्रकार कहा गया। इस देखो इस तरीके से, ये आप देख लेना। फिर देखें सिस्ट अर्थात डोलमेन जैसी आकृति, लेकिन वो जमीन के अंदर गड़ी हुई। डोलमेन जमीन के ऊपर होता था, सिस्ट जमीन के नीचे होता था, ठीक है। फिर इसके अलावा टॉपिकल कब्र को वह प्रकार जिसमें शव को किसी बर्तन में रख दिया जाता था और फिर उसके ऊपर चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर लगा के और उनको वर्ताकार आकृति दे दी जाती थी, ठीक है। ये इस प्रकार से। फिर देखें ये जो है ये कुडेकाल, ये क्या है? पाषाणिक समाधियों में क्या करते थे? शव को रखे हुए जार, ठीक है। इसके आसपास ऑर्थोस्टेटस, आप जैसे कि आपको पता है चारों तरफ गाड़े हुए पत्थर, उनके मध्य रखकर अर्ध गोलाकार आकृति बना दी जाती थी, उसको ये प्रकार का नाम दिया गया, ठीक है। हाँ जी, इस प्रकार का, ठीक है। इस प्रकार की समाधियों को वो नाम दिया गया है गोलाकार टाइप में, ठीक है। फिर देखें आगे मणिहर नेडुकल, इसमें क्या होता था? इस प्रकार की कब्र में कब्र के ऊपर एक बड़ा सीधा ग्रेनाइट, मतलब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कब्र बना दी, समाधि बना दी और एक बड़ा सा पत्थर गाड़ दिया, ठीक है। वो इस प्रकार का नाम दिया गया इसको, इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ अलग अलग समाधियाँ बनी हुई है और समाधियों के पास में ऐसे पत्थर गाड़ दिए गए, वो इस प्रकार की कब्र के अंदर, ठीक है। अब है सर्गोफेगस। इसमें क्या होता था? शव को एक बड़े ताबूत या जार में रख दिया जाता था, ठीक है, और उसे जमीन में दफना दिया जाता था और बड़े बड़े पत्थरों से उसको ढक दिया जाता था, ठीक है। अब देखो उसके अलावा नंबर 3 जो भाग था उसमें देखो कुछ जगह क्या होता था कि डायरेक्ट ओनली समाधियां बना दी जाती थी और ना कुछ पत्थर ना कुछ ऐसा कुछ रखा जाता था, ठीक है। इसके अलावा विस्तार क्षेत्र की बात करें तो देखो ये दक्षिण भारत में ही अधिकतर मिले हैं, जैसे तमिलनाडु में, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें आंध्र प्रदेश में मिले हैं, ये स्थल आप देख लेना। इसके अलावा कर्नाटक में हमें मिली है, यही दक्षिण भारत में ये सारी जो स्थल है हमें प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र में हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश विंध्य क्षेत्र अर्थात मध्यकालीन क्षेत्र में। तो देखो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। इसके अलावा देखो उत्तरी भारत में भी कहीं जगह में महापाषाण कालीन संस्कृतियां के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम जो कल स्टार्ट करेंगे, हमारी जो कल की क्लास होगी, हम सिंधु घाटी सभ्यता का क्विक रिवाइज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।